कर दी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि DSSB की जो TCT की वैकेंसीज़ हैं उनको लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, कितनी पोस्ट हैं उसको लेकर के। ठीक है, उसके बाद ये नोटिफिकेशन भी जल्दी जो डिटेल में आने वाला है उसके बारे में भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है पॉलिटी के सिलेबस से रिलेटेड, और हम उसके लिए क्या करने वाले हैं अपने इस चैनल पर उसके बारे में ये वीडियो हमारी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये जो पॉलिटी का सिलेबस है, जो SST वाला पोर्शन होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला जो 100 नंबर का जो पेपर होता है, सेक्शन होता है, उसमें सेकंड सेक्शन जो होता है उसमें ये टोटल सिलेबस है पॉलिटी का। ठीक है, उसके आगे भी थोड़ा सा तो जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स लाइक इन नेपाल एंड बोलीविया, डेमोक्रेसी के बारे में सारा चीज़ें, जैसे उसके कॉन्सेप्ट, सैलिएंट फीचर्स, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, और साथ ही साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इलेक्शंस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात करें हम आगे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है जहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आज हम इसी पूरे ये जो सेक्शन है इसी के बारे में बात करने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम एक लूसेंट की बुक आपने देखी होगी, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसी के बेस पर हम इस वाले पोर्शन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, जिसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं इसी चैनल पर। ठीक है, जिसमें फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये उस प्रैक्टिस में कवर हो जाएंगे। वो किस तरीके से हम कवर कराएंगे, क्योंकि उसमें जो सारे क्वेश्चन है, आई थिंक 40 सेक्शंस है उस बुक में। मैं आपको अभी थोड़ी देर में PDF दिखाऊंगा उसकी क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि इस वाले पोर्शन के लिए, और साथ ही साथ जो पूरा पॉलिटी का सिलेबस होने वाला है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे इसी चैनल स्टडी विद राहुल सागर के माध्यम से। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है और फिर प्लस जो डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं जो ऊपर हमने देखा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से कवर हो जाएंगी, वो कवर हो जाएंगी इस पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, और साथ ही साथ जो बाकी का जो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में चीज़ें पूछी जाएंगी पॉलिटी से रिलेटेड, उनको हम NCERT के जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं उनको भी लेकर के आएंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो लूसेंट की बुक। ठीक है, जो आपकी DSSB की TCT SST वाले पोर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और उसी के बेस पर हम यहाँ पर प्रैक्टिस लगाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता था कि यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट वीडियो होने वाली है उसके ऊपर। ठीक है, जिसमें आज हम शुरू में देखते हैं। देखिए, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसकी ब्राइटनेस वगैरह देख लो। देखिए, ये इंडियन पॉलिटी। ठीक है, ये इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, जिसमें इसी तरीके जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना, फर्स्ट पर भारत का संवैधानिक इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एक एक क्वेश्चन हम ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पर जैसे BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, मतलब क्या प्रावधान था, केवल इसी को नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर जो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको भी हम साथ ही साथ टैकल करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1833 वो क्या था, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी एक्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जानेंगे। तो आई होप ये जो पूरा पॉलिटी का पोर्शन है जिसमें से कुछ NCERT पर बेस्ड जो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में है वो छूट जाएगा, उसको भी मैं NCERT के बेस पर ही कराऊंगा आगे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंडियन पॉलिटी को। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले हम एक सेक्शन होगा जिसमें हम आज ही शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें आज का जो हमारा सेक्शन होने वाला है वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसको हल्का सा जूम कर लेते हैं। देखना भैया, सही है, सही है। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा,
बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो क्या प्रावधान था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा, क्योंकि जो 1932 में महात्मा गांधी जी और फिर प्लस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के मध्य जो ये पूना पैक्ट हुआ था, इसमें मांग की गई थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा कि यहाँ पर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, मतलब कि इनको आरक्षण के साथ साथ वहीं पर रहने का, मतलब इंडिया में ही जोड़कर रखने का ये प्रावधान किया गया था कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र इनके लिए भी जो कंबाइन होकर के इलेक्टेड जो एरिया होगा वो होगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ था उस टाइम पर ये लोग भी अलग क्षेत्र की मांग करने लगे थे। मतलब देखोगे आप तो हिस्ट्री पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी सारे लोग, जब हमारा देश इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौर से गुजर रहा था, तो उस टाइम पर क्या था, काफ़ी सारे जो अलग अलग समुदाय थे, अलग अलग रियासतें थी, वो अपने लिए अलग अलग कंट्रीज़ का डिमांड कर रही थी। उन्हीं में से ये लोग भी थे, ठीक है। तो उनके लिए एक इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य, जिसे 1932 का पूना पैक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। और उसी में प्रावधान किया गया कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1835, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1947, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1858। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है, इसी के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो पूरा ये था, क्या उसकी जो सत्ता थी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में स्थानांतरित कर दी गई थी? ब्रिटिश क्राउन के, ठीक है ना। मतलब ब्रिटिश के जो रानी महारानी थी उनके हाथों में, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? देखिए, चार्टर एक्ट 1833, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर ऑप्शन नंबर बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हुआ क्या, जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया, ठीक है। उसके बाद में जब 1833 का एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1833 आया, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, भारत के गवर्नर जनरल में, ठीक है। क्या कर दिया, भारत के गवर्नर जनरल में। तो इसका ऑप्शन नंबर तो बी सही आंसर होगा कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वो किसके तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। लेकिन मैं ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो पहले बंगाल का गवर्नर बने थे ये लोग, अंग्रेज लोग पहले बंगाल के गवर्नर बने, फिर उसके बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसके तहत इनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 का चार्टर एक्ट आने के बाद क्या हुआ, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। मतलब इसका नाम चेंज कर करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि फिलहाल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 1 to 3 है, मीन्स आर्टिकल 1 to 3, आर्टिकल 130 के अकॉर्डिंग जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनको अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 1 to 3, मतलब आर्टिकल 1 to 3, ठीक है। उसके साथ साथ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अगर कोई ऐसा कानून हो जिस पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो
तो और उस पर संसद नहीं चल रही हो तो अध्यादेश लाया जाता है, लेकिन कभी भी वापस लिया जा सकता है। देखिए एक चीज़ समझिए, अध्यादेश क्या है? अध्यादेश का क्या है? जब संसद नहीं चल रही होती है, ठीक है, जब संसद नहीं चल रही होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। और जब संसद मतलब ये जो अध्यादेश होता है उसको कभी भी वापस लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? किस एक में स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर ऑप्शन नंबर बी लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स प्रस्ताव, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। तो ये जो स्वीकार किया गया था वो किया गया था लिन लिथगो के अगस्त प्रस्ताव में, जो कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940। कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। इसके तहत क्या गया था, जो संविधान को तैयार करने की जिम्मेदारी है वो खुद ही भारतीयों की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? मैंने आपको बताया कि 1773 के तहत इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था, ठीक है। और इसमें कुछ प्रावधान थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बंगाल के गवर्नर थे उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसी एक्ट के तहत, किसके तहत? इसी एक्ट के तहत 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत। और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम, जिसमें ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ये ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, मतलब कि ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया एक ऐसा एक्ट था जिसको भारतीयों पर लागू करने के लिए लगाया गया था, ठीक है। भारत के साथ साथ यूरोप में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए ये एक एक्ट था। समझिए बात को, क्या है ये जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था संसद में, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब भारत की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो प्रबंधन करने के लिए भारत में भी और फिर प्लस साथ साथ ब्रिटेन में भी इसके प्रबंधन के लिए ये एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। उसके बाद बात करें हम आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 1830 का चार्टर एक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ये। उसके बाद हम आगे चले, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, वो कब किया गया था? इसको ये छोटा सा ही ऑप्शन है, इसके बारे में क्या पता जाए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1876 को किया गया था, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा के बाद, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन में पूरा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, मतलब ये जो रियासतें हड़प कर रहे थे, अपने आप में मिला रहे थे अंग्रेज साम्राज्य के अंतर्गत जब ये मिला रहे थे, क्या इसको खत्म करने की नीति 1858 की घोषणा के अंतर्गत की गई थी? या फिर देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी? या फिर भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा के समान व्यवहार मिलेगा, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा? या फिर भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही आंसर है कि देसी रजवाड़ों की जो यथास्थिति है वो बनाई रखी जाएगी, ठीक है ना। मतलब जो देसी रजवाड़े हुआ करते थे उनकी ऐसी जैसी स्थिति वो पहले रहा करती थी ऐसी ही आगे चल करके भी रहेगी। ऐसी घोषणा साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके तहत की थी, ठीक है। उसके बाद बात करें
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले ये जो है 1909 में ये लाया गया था, ठीक है, जिसके तहत ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो मिंटो मार्ले सुधार था, इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली फॉर मुस्लिम्स, क्या है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत ये मांग की गई थी किसकी? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, क्या है? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, ये जो 10th क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मैंने आपको अभी बताया कि 1909 में इसको लाया गया था। कब लाया गया था? 1909, बल्कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। देखिए ये आप दिख रहा होगा फिलहाल, देखना भैया, सही है, सही है। देखिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मैंने आपको अभी बताया है, ये क्वेश्चन फिर रिवाइज करने के लिए आ रहा है। जैसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत क्या किया गया था? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मांगा गया था किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। किसके तहत? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चले, जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसके तहत क्या जो क्वेश्चन है, 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, या फिर ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या फिर ऑप्शन नंबर सी संघीय व्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्या? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? अगर आपको पता होगा तो आप इसका जो आंसर है वो किस में करेंगे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन नंबर ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है प्रांतों में दोहरा शासन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रांतों में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो प्रावधानों का सार था वो था क्या? प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है। और इस अधिनियम को इससे भारत सरकार अधिनियम 1919, देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है इसको क्या बोल देते हैं? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको लागू किया गया था 1921 में। कब लागू किया गया था इसको? 1921 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीयों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या था इसका उद्देश्य? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं, जिसको लागू किया गया था 1921 में, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य है वो भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? जो 1946 का कैबिनेट मिशन था वो 3 मंत्रियों से गठित था, जिसमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी है एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। देखिए यहाँ से 2 चीज़ें पता पड़ी, एक तो लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है, मतलब इसके अंदर मंत्री नहीं थे। जो 3 मंत्री थे 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 मंत्री थे, एक तो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस,
ठीक है, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो जो कौन नहीं थे मंत्री इसके अंदर, ये थे लॉर्ड एम्बरी, जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से ये याद रखना है कि 1946 के अंतर्गत जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 मंत्री थे। वो कौन कौन से थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर और फिर उसके बाद सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 मंत्रियों का गठित कैबिनेट मिशन था जिसको 1946 में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर आप देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या फिर पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान की स्वीकृति वो सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें पूछा गया कि कैबिनेट मिशन 1946 योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो पाकिस्तान की स्वीकृति इसके अंतर्गत नहीं की गई थी। ठीक है, अभी रिवाइज कीजिए दोबारा कि कैबिनेट मिशन योजना कब लाई गई थी? 1946 में लाई गई थी और इसके अंदर तीन मंत्रियों का गठित एक संगठन था, सॉरी वो मंत्रिमंडल था, एक कैबिनेट मिशन था जिसके अंतर्गत 3 मंत्री थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और फिर प्लस एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। देखिए हमारा जो देश था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। ठीक है, लेकिन बात करें यहाँ से पूछ रहा है कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन देश हमारा आज़ाद हो गया था कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक का जो टाइम पीरियड था, किस अधिनियम के तहत यहाँ का शासन उस टाइम पर चला था? ठीक है ना, मतलब किस बेस पर, किस अधिनियम के आधार पर उस टाइम का प्रशासन चला था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। यहाँ से 2 चीज़ें याद रखने की है। एक तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन ये जो बनकर तैयार हुआ था, अगर हम अधिनियमित या फिर अंगीकृत वर्ड आ जाए तो फिर क्या होगा? 26 नवंबर 1949, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान पूरा बनकर के तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो था वो किसके अंतर्गत चलाया गया था? वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने, देखिए भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर ए है डूरंड योजना, ऑप्शन नंबर बी है मिंटो मार्ले योजना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है माउंटबेटन योजना, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेवल योजना। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है मिंटो मार्ले योजना, इसके तहत मैंने आपको बताया कि 1909 में ये लाई गई थी। ठीक है, 1909 में ये लाई गई थी और इसके तहत सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स की मांग की गई थी। और वहीं पर बात करें ये जो माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन योजना, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के तहत भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना इसी योजना के तहत लाई गई थी। किसके तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने की, जो माउंटबेटन थे वो भारत में अंतिम वॉइसरॉय थे। कौन थे? भारत में अंतिम वॉइसरॉय। ठीक है, आगे समझ, आगे चलते हैं। ये सुमेलित करने के लिए है, ये मिलान है कुछ जिसमें आप देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया पहले। और भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन 1946, ऑप्शन नंबर डी है इसका साइमन कमीशन, भारत का विभाजन। देखिए सारी चीज़ें हैं यहाँ मिलानी है। क्या क्या है?
मिंटो कौन सा सुमेलित नहीं है? मिंटो मार्ले सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसके तहत सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम माना गया था, तो ये सही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें ये स्वशासन था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था और जब हमारा भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस टाइम पीरियड के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही हमारे देश का शासन चला था। ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946, इसी के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। और जो साइमन कमीशन है ये भारतीय विभाजन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1934, ऑप्शन नंबर सी 1945 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि 1945 के तहत 1945 में भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किया गया था। कब? 1945 में। ठीक है, 1945 में। उसके बाद हम बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसके अंतर्गत शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 या फिर ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन 1946। क्या है? कैबिनेट मिशन 1946। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है, क्योंकि अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का जो प्रावधान था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही लाया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में अगर हम कुछ रिकॉल करने की कोशिश करें तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो था वो 1946 में आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए है भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करने वाला जो अधिनियम था वो था भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है। और द्वैध शासन प्रणाली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा जब बंगाल पर कब्जा हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वहां पर द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या किया गया था? जहां पर दो हाथों में सत्ता होती हो। ठीक है ना, मतलब जहां पर दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हो। ठीक है। जैसे क्या था उस टाइम पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर कब्जा हो गया था, तो उस टाइम पर काफ़ी सारे जो भू राजस्व वसूल करने की जो शक्ति थी वो किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। ठीक है। और फिर प्लस जो इंटरनेशनल बिजनेस करने की शक्ति किसके पास थी? वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। लेकिन अगर हम बात करें शासन चलाने की, तो वो किसके नाम से चलता था? वो था बंगाल के नवाब के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को था। ठीक है। लेकिन प्रशासन बंगाल के नवाब के नाम से चलता था। ठीक है। इसलिए सत्ता के वहाँ पर दो केंद्र थे। कब? ये 1765 की बात है। ठीक है। 1765 में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया था और इसी के तहत जो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, मतलब दो हाथों में सत्ता चली गई, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में और फिर प्लस किसके हाथों में? जो बंगाल के नवाब थे। ठीक है। बंगाल के नवाब के नाम से तो शासन चलता था, लेकिन जो भू राजस्व वसूलने का अधिकार था वो कंपनी को था और इंटरनेशनल बिजनेस करने का अधिकार भी क्या था? किसको था? वो भी कंपनी को था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 22, जिसमें संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, कौन से भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था? संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास था वो किया गया था 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम
1935 के तहत संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। संघीय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, संघीय प्रणाली पर में क्या होता है कि दो स्तर की सरकारें होती है, एक होती है केंद्र स्तर पर, ठीक है, जो पूरे ऑल ओवर कंट्री को संभालती है, और फिर प्लस राज्य स्तर की सरकारें होती है जो पर्टिकुलर एक स्टेट को संभालती है, ठीक है। तो संघीय प्रणाली के अंतर्गत दो स्तर की सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, जिसका पहला प्रयास किस अधिनियम के तहत किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। आगे बढ़े, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 की ही थी, क्योंकि इसके तहत क्या था, संघीय प्रणाली लाई गई थी, और इसी में प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को एक पर्टिकुलर स्टेट को एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक सरकार हुआ करती थी, जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पहली जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो भी 1935 के अधिनियम के तहत ही लाई गई थी, ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत ही जब हमारा संविधान जब तक नहीं बना था, तो यही ऐसा अधिनियम था जिसके तहत हमारे देश का शासन चल रहा था, ठीक है। जब 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, जिस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, तब तक जो भारत शासन था वो किस अधिनियम के तहत चला गया था, वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो 1858 का जो अधिनियम था, इसके तहत क्या था, जो भारत की सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर कहाँ पर चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन के हाथों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत इस सचिव के पद को लाया गया था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 1858 का अधिनियम क्या था, 1858 का जो अधिनियम था, इसी के तहत जो भारत की सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर किसके हाथों में चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मतलब कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कह देते हैं इसे, ठीक है। और वहीं पर मार्ले मिंटो सुधार किस लिए था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा 25, किस भारतीय सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी, तो किस अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है। जिसमें क्या किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उसमें पहली बार भारतीय को प्रतिनिधित्व मिला था। क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होती थी, उसमें भारतीय को प्रतिनिधित्व मिला था, मतलब उनको भारतीय को जाने का मौका मिला था, ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के अंतर्गत, ठीक है। किस अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 26, जिसके तहत क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, तो किसे दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए है हमारा संघीय विधानमंडल को, या फिर ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय विधानमंडल को, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है तो वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल को ही भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी, किसे, भारतीय गवर्नर जनरल को, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 27, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्वेंटी 28 की तरफ देखते हैं। 28 में क्या है, ये सूची 1 है, ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, जिसको इन दोनों से मिलाना है, ठीक है। अगस्त घोषणा किससे है, किससे मिलाएंगे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू से, ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड। अगस्त प्रस्ताव, लिलिथगो का प्रस्ताव। अगस्त का जो संकल्प था वो महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है, और जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था वो मोहम्मद अली जिन्ना से, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो किससे जुड़ जाएगा, 2 से, लॉर्ड मॉन्टेग्यू से। जो ऑप्शन नंबर बी है अगस्त प्रस्ताव वो किससे जुड़ेगा, लॉर्ड लिलिथगो से। ऑप्शन नंबर जो सी है वो अगस्त का जो संकल्प है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, और जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 29। देखिए, किस भारतीय सरकार अधिनियम पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? कौन सा नंबर है ये? 20 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसमें ये भी मिलाने के लिए कहा गया है, ठीक है। देखिए, पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी, तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है, भारत सरकार अधिनियम किससे मिलेगा? प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये प्रांतीय स्वायत्ता, क्योंकि इसी के तहत प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी, मतलब कि संघीय प्रणाली को लाया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ ये ऐसा अधिनियम था जिसके तहत 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक हमारा जो शासन था वो इसी अधिनियम के तहत चला था, ठीक है। पार्लियामेंट्री सुधार जो था 1909 में लाया गया था, ठीक है। इसका जो मतलब था वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। इसमें सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के मांगी गई थी फॉर मुस्लिम्स के लिए। और वहीं पर बात करें, भारतीय परिषद अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है? 1866, इसी के तहत सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। सती प्रथा को अंत करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। और ये कब अंत की गई थी? 21 दिसंबर 1829 को। कब? हाँ, 21 दिसंबर 1829 को, ठीक है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और उस समय पर जो वॉयसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, सॉरी वॉयसरॉय नहीं, भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। और इन्हें राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858, तो ब्रिटिश शासन के हाथों में ये शक्ति चली गई थी, तो ये सही है, ठीक है। भारत सरकार, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे जुड़ा हुआ है? प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मिंटो मार्ले सुधार 1909 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जिसके तहत सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स मांगा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसी के तहत सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। 1829 में राजा राम मोहन राय जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, ठीक है। मतलब जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी वो हाथों से चला गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से, कहाँ पर? ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। तो किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो ये हो गया हमारा आज की क्लास, जिसमें हमने कुल 29 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और ये जुड़ा हुआ किससे था? भारत का संवैधानिक इतिहास से, ठीक है। उसके बाद जो हम करने वाले हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो संविधान सभा से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। किससे? संविधान सभा से जुड़े हुए होंगे। आज हमने कुल 29 क्वेश्चंस के ऊपर बात की है, ठीक है। आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की जो अगली वीडियोस हैं वो हमारे आने वाले अगले अगले पार्ट्स में, ठीक है। जिसमें अगला जो पार्ट होने वाला है वो संविधान की सभा से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और जो उन क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी ऑप्शन दिए होंगे उनको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे, लाइक पोस्टमार्टम ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे हम। और साथ ही साथ हमारी जो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, जिसमें हम क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए जो स्पेशल है वो DSSB के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं, क्योंकि जो क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं, जो बुक्स हैं, उनको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आती है। आप अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं TCT की पोस्ट के लिए, और उसमें आपको क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ पर जाकर के उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट्स वाइज डिवाइड करके हमने वहाँ पर ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और आगे भी ये पॉलिटी की जो प्रैक्टिस है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक्स, शेयर और अपने उन दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं DSSB की, और जो पॉलिटी की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं DSSB के लिए, ठीक है। आप DSSB जो
DSSB के लिए तो ये ले ही सकते हैं क्लास, और साथ ही साथ जो लूसेंट का पोर्शन है वो ऑल ओवर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरा कवर करता है। ठीक है, आप अदर किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली और वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।